हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, जिससे हमारा कंपनीज एक्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा आता है एज पर सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। आप लोगों को अच्छे से पता है, आप जो शेयर्स हैं उसको इशू कर सकते हैं एट पार या फिर एट प्रीमियम। अब देखो, मैं डिस्काउंट का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि डिस्काउंट पे अलाउड ही नहीं है। आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, सिर्फ तब कर सकते हो जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो। अदरवाइज आपको परमिशन ही नहीं है कि आप डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सको। तो पार पर होते हैं या फिर प्रीमियम पर होते हैं। तो जो प्रीमियम पर होते हैं, तो कंपनी जब प्रीमियम पर शेयर्स इशू करती है तो आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खुलता है, ये पहले तो एक बारी डिस्कस कर लेते हैं ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस तरह का मतलब कि रिजर्व है। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो किस तरह का रिजर्व है। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये स्पेशल मतलब कि ये कह लो कि ये कैपिटल रिजर्व होता है, स्पेशल पर्पस के लिए होता है। मतलब इस रिजर्व को, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हो, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। आप इसे हर किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डिविडेंड पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, तो एसिड्स खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इनके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए ही आप इसे यूज कर सकते हो। बाकी सारे किसी अलग पर्पस के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते हो। तो अंडर सेक्शन ये कह सकते हैं कि अंडर सेक्शन 52 बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है कि हम करना ही क्या वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अंडर सेक्शन 52 हमें 5 चीजों के बारे में बताया गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 चीजों के अंदर हमें बताया गया कि यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हम सारी चीजें समझते हैं। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को आप किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट पर्पस आपका हो गया कि आप बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए यूज कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स को आप खरीदना चाहते हो वापस से, तो बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है आपके पास उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए होंगे, तो वो एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कि राइट ऑफ कर सकते हैं हम एक्सपेंसेस जो कि हुए होंगे इनकर्ड ऑन इशूइंग सिक्योरिटीज, जैसे कि कमीशन दी गई होगी, अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह जो होती है, तो उस एक्सपेंसेस को भी आप राइट ऑफ कर सकते हो थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। और क्या हो सकता है कि आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जो शेयर्स जैसे कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको जब हम रिडीम कर रहे होते हैं तो वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे होते हैं, और जो डिबेंचर्स होते हैं उनको भी कई बार हम प्रीमियम पर रिडीम कर रहे होते हैं। तो उस केस में ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, वो प्रीमियम का अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसको यूटिलाइज हम किसके लिए भी कर सकते हैं, फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स।
तो आपके पास ये भी पॉइंट आ गया। तो 1 पॉइंट ये हो गया आपका पहला बाय बैक ऑफ शेयर, सेकेंड हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, थर्ड वन इज कि एक्सपेंसेस जो है वो राइट ऑफ करना ऑन इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज, एंड फोर्थ हो गया आपका इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स, एंड लास्ट वन इज फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। तो आपके पास पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं? बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, राइट, ये होता ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इस काम के लिए यूज करते हैं। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके लिए भी करते हैं, और इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, तो यस हम उसके लिए भी करते हैं। तो एक पॉइंट है जो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये तो अंडर सेक्शन 52 में बोला ही नहीं गया है, तो हम उसको इस पर्पस के लिए यूज कर ही नहीं सकते। तो आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से रीड करना है कि वो क्या पूछ रहा है। कैन नॉट बी यूटिलाइज, नेगेटिव में पूछा है कि किस काम के लिए यूज नहीं किया जाता, तो हो गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और बिकम अ नॉमिनी इन मोर देन डैश 1% कंपनी। आपको पता है 1% कंपनी होती है ओपीसी, तो ओपीसी में एक बंदा तो वही हो गया जो कंपनी चलाने वाला है, और दूसरा उसको एक नॉमिनी भी रखना होता है। तो जो नॉमिनी होता है वो एक टाइम पर एक ही कंपनी का ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा का नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आएगा मोर देन 1, इन मोर देन 1 ओपीसी, तो 1 आपका आंसर आ गया। तो 1 से ज्यादा का नॉमिनी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, सेक्शन 2 ऑफ 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस द डैश। इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय, ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय, ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब होता है कि डायरेक्टर जैसे ऑल्टरनेट मतलब कि किसी की जगह पे आना, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे डायरेक्टर जो है कुछ टाइम के लिए इंडिया से बाहर चला गया, तो उस टाइम पर उसकी प्लेस पे किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है। और ये जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है इसे कौन अपॉइंट करता है? उसके प्लेस पर जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसके प्लेस पर जो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर आ रहा है, इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? उस ऑल्टरनेट डायरेक्टर को जो अपॉइंट करेगा वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये अपॉइंट करते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। और कैसे करते हैं? बाय पासिंग रेजोल्यूशन, बाय पासिंग रेजोल्यूशन। तो एक सिंपल रेजोल्यूशन पास होता है और ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो हो नहीं सकता क्योंकि शेयर होल्डर्स नहीं करते हैं अपॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सेकंड पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन का नाम आया है, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करते। देन आता है शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ये भी नहीं है, शेयर होल्डर तो करते ही नहीं है और स्पेशल रेजोल्यूशन की भी बात नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट ही आएगा, बोर्ड इन बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन। इस क्वेश्चन से एक बात आती है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? जो ये आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ये क्या होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? देखिए, जब आप कोई चीज, किसी भी चीज का आप डिसीजन ले रहे होते हो और आप देखते हो कि 51% ऑफ वोटिंग जो है उसके फेवर में जा रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे। तो मतलब मोर देन 51% जा रही है, आधे से ज्यादा जा रही है, अगेंस्ट में जा रही है या फेवर में जा रही है, तो आप वो वाला डिसीजन को एक्सेप्ट करते हो कि हमें इन्हें अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और 51% लोगों ने हैंड रेज कर दिया तो आप मानते हो कि हाँ ठीक है कर लेना चाहिए। अगर 51% ने मना कर दिया तो आप मानते हो कि ठीक है नहीं करना चाहिए। बट स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में क्या होता है कि 75% जो होते हैं, हमें इतनी वोटिंग चाहिए, 75% की वोटिंग चाहिए।
इस केस में कितनी चाहिए थी 51% और इस केस में कितनी चाहिए 75% वोटिंग। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में 75% वोटिंग चाहिए होती है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में 51% वोटिंग चाहिए होती है। अब आते हैं कि जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, ये बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है वो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। तो ये पासिंग अ सिंपल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड कर लिया जाता है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसे अपॉइंट करना है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय। ये जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं इसे कौन अपॉइंट करता है? जब हमने पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर जब हमें इनकॉर्पोरेट करवाना है तो हमें डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको किसको देने होंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को आप आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और इस डॉक्यूमेंट में आपका एमओए भी होगा और एमओए में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स कौन से हैं। तो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होंगे वो भी आप बताएंगे। तो आपको डायरेक्टर डिक्लेरेशन वगैरह भी देनी होगी। तो ये उस टाइम पर तो आपकी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, मतलब कि उसका तो बर्थ ही नहीं हुआ अभी। जब तक इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में उसका नाम नहीं आ जाएगा तो कंपनी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। तो जब कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई तो शेयर होल्डर्स कहाँ से आए? तो कौन होगा? सिर्फ एक ही बंदा है जो ये सारे काम कर रहा है, इनकॉर्पोरेशन की सारी एक्टिविटीज कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है। तो वो कौन होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं। तो प्रमोटर्स ही हैं जो फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। तो प्रमोटर्स ही हैं जो फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इस वाले क्वेश्चन को भी अभी के लिए हम छोड़ते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका एनपीओ। एनपीओ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। तो ये जो सेक्शन 8 है ना, आप याद रखिएगा कि जो सेक्शन 8 है वो एनपीओ कंपनीज के लिए होता है। आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन्हें क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। आपको पता है एनपीओ को क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जबकि नॉर्मल बाकी कंपनीज क्या बनाती है? इनकम स्टेटमेंट बनाती है ना, पीएनएल अकाउंट बनाती है। इन्हें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये जो बैलेंस शीट है ये किसके अकॉर्डिंग बनानी होती है? मतलब कंपनीज एक्ट में स्केड्यूल्स हैं, तो वो कौन से स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एनपीओ अपनी ये स्टेटमेंट्स को बनाता है? तो वो है आपका स्केड्यूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो याद रखिएगा स्केड्यूल जो आपका 3 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है एनपीओ स्टेटमेंट बनाता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। नेक्स्ट वन इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ। अब देखो गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, तो वो अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है जिसमें ये कह लीजिए कि एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और इसके अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, मतलब कह लीजिए 51% ऑफ होल्डिंग अगर गवर्नमेंट कंपनी ने रखी है अपने पास, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो जो सब्सिडरी होती है गवर्नमेंट कंपनी की वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन मैंने 2 छुड़वाए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स। आपको पता है एमओए के अंदर आपके 5 क्लोजेज होते हैं, तो उसमें एक होता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में आप क्या बताते हैं? क्या आप नेम ऑफ द सिटी या टाउन के बारे में बताते हैं जिस स्टेट में, मतलब कि आपने बता रहे हो नेम ऑफ सिटी या टाउन जिधर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप उधर अपनी स्टेट के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, बस सिटी या टाउन के बारे में बता रहे हैं, या कंप्लीट पोस्टल एड्रेस बता रहे हैं, या फिर नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, सिर्फ स्टेट के बारे में बता रहे हैं, या फिर नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, क्या आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के बारे में बता रहे हैं?
जहां आपने रजिस्टर किया उसका नेम बता रही है। तो आप सिर्फ स्टेट के बारे में बताते हैं, नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। तो जैसे कि अगर दिल्ली है तो दिल्ली का नाम होगा, नेम ऑफ द स्टेट होगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आप रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लोज के में आप क्या बताते हो, नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। तो सिर्फ स्टेट होती है, स्टेट का नाम मेंशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है, अ कंपनी इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय, कंपनी जो होती है वो कैसे बनती है, अ कंपनी इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय, कैसे बनती है, कंपनी बनती है क्या, बाय अग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेस्टर्स और द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, उनके साथ आप अग्रीमेंट साइन कर लेते हो, उसके थ्रू कंपनी बन जाती है, जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग बनती है, या बाय स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर्स के अकॉर्डिंग बनती है। तो वो बाय जनरल रूल्स बनती है। कंपनी कैसे बनती है, बाय जनरल रूल्स बनती है। तो कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, और वो सारी चीजें जो हमने उसके करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी हैं कि जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होंगी, तो वो सारी चीजों को फॉलो करके, वो एक जनरल रूल्स को फॉलो करके वो क्या बन जाती है, एक कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट वन इज द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स, कंपनी की नेशनैलिटी वो क्या है, इंडियन है या फिर उसका मतलब आप कह रहे हो कि वो फॉरेनर कंपनी है, तो ये नेशनैलिटी कैसे डिसाइड होती है, क्या शेयर होल्डर से डिसाइड होती है, क्या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस से डिसाइड होती है, या फिर वो प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, जहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह रखते हैं, वहां पर उस जगह से डिसाइड होती है कि उस कंपनी की नेशनैलिटी क्या है। तो कंपनी की नेशनैलिटी डिसाइड होती है रजिस्टर्ड ऑफिस से जहां वो इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आपका, सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी shall have how many women directors। देखिए, विमेन डायरेक्टर रखना कुछ कंपनीज के केस में कंपलसरी है, तो वो विमेन डायरेक्टर रखना जो कंपलसरी है, सॉरी ये क्या है, कुछ कंपनी नहीं, एवरी कंपनी शेल हैव हाउ मेनी विमेन डायरेक्टर्स। तो हर कंपनी में विमेन डायरेक्टर का होना जो कंपलसरी है वो कौन सी में है, मतलब कितने विमेन डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, तो वो है 1, एक विमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1 तो होनी ही चाहिए। अ पर्सन कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर साइमल्टेनियसली इन मोर देन, अब देखिए जो डायरेक्टर होता है, अब ऐसा नहीं है ना कि रिलायंस कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो वो टाटा कंपनी का नहीं बन सकता है डायरेक्टर, ऐसा नहीं है। तो जो डायरेक्टर है वो साइमल्टेनियसली कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, 20 कंपनीज के अंदर हो सकता है, 20 कंपनीज के अंदर वो साइमल्टेनियसली डायरेक्टर हो सकता है, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 20 कंपनीज नहीं होना चाहिए, तो 20 कंपनीज तक हो सकता है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी फॉर अ मीटिंग, अब कंपनी में एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग की जाती है, अब मीटिंग जब करी जाती है तो उधर भी ना एक रखा जाता है कि कम से कम इतने मेंबर्स तो होने चाहिए तभी तो हम डिसीजंस ले सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने जरूरी है होते हैं फॉर अ मीटिंग, उसे क्या कहा जाता है, ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग के लिए बोलते हैं कि होने चाहिए उसका नाम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोरम, उसका नाम क्या है, कोरम। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मोर देन 15, अब देखिए जो डायरेक्टर्स होते हैं उसकी एक लिमिट रखी गई है, मैक्स लिमिट रखी गई है डायरेक्टर्स की 15। देखो 15 डायरेक्टर्स कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कि 15 डायरेक्टर्स
मैक्स हो सकती है। बट ये नहीं कहता कंपनीज एक्ट कि 15 से ऊपर आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। आप 15 से ऊपर भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, बट फॉर दैट आपको क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। कंपनीज एक्ट कहता है उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, तभी आप जो है 15 से ऊपर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। तो पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। Next question is, which of the following is not a disqualification for a director under section 164? जैसे कि 164 आना है, तो कौन सी जो है जो डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर की नहीं मानी जाती है। तो देखिए, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, की कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो किसी ऑफेंस में है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस है अनसाउंड माइंड वाला भी डायरेक्टर नहीं होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस वाला भी हो तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इट मीन्स नन ऑफ दीज इज योर आंसर। इसके अलावा डायरेक्टर और कौन से हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उसमें अगर कोई डायरेक्टर, मतलब कि आपको पता ही है कि कई बार जो होते हैं आपके जो मेंबर्स होते हैं वो भी तो डायरेक्टर बन सकते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो भी तो आ सकते हैं। तो वो जो मेंबर है अगर वो चाहता है कि मैं डायरेक्टर बनूं, पर उस मेंबर ने अपनी कोई कॉल मनी, आपको पता है कि उसने फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या उसने कोई कॉल मनी अपनी नहीं पे करी है, ठीक है, उसने अभी तक पे नहीं करा, और इस बात को मतलब उस कॉल मनी के ड्यू डेट को 6 महीने हो चुके हैं, 6 मंथ्स पास हो चुके हैं और अभी तक उसने पे नहीं किया है, तो उस केस में उस मेंबर को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेम वे अगर कोई पर्सन जो है मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड मतलब कि कोई ऐसे काम में है जो कि मोरली इनकरेक्ट है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में है, तो उस केस में उसको जेल हो सकती है। तो जो जेल हुई है उसे, तो वो उसकी जो जेल है, सपोज 6 मंथ्स तक की उसको जेल हुई है, ठीक है, तो अब 6 महीने जेल उसने काट ली, उसके बाद 5 साल तक वो जो है डिस्क्वालीफाई रहेगा, डिस्क्वालीफाई रहेगा फॉर बीइंग अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। 5 साल के बाद बन सकता है बट 5 साल से पहले नहीं बन सकता। और इन केस अगर उसको जेल जो है 7 साल तक की हो गई या उससे भी ज्यादा, तो उस केस में वो लाइफ लॉन्ग तक डायरेक्टर नहीं बन सकता, लाइफ लॉन्ग वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, तो ये आपका था कि डायरेक्टर्स कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा कंपनीज एक्ट में, बट ये बताया गया है कि डिस्क्वालीफाई कौन सी कंडीशन में होती है। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।